नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कॉल माइन रेगुलेशन 2017 के बारे में। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं जिसमें रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 का कुछ डिफिनेशन को डिस्कस किए हैं। आज ये नेक्स्ट वीडियो है उसका। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन के आगे का जो डिफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कॉल माइन रेगुलेशन बेसिकली एक नियम और कानून का बुक है। इसमें अगर आप नियम और कानून को रट्टा मार लीजिएगा या तो फिर रीड कर लीजिएगा, कैजुअली एक बार रीड कर लीजिएगा, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका एग्ज़ाम में जो 1 नंबर का जो पॉइंट का जो एग्ज़ाम होता है, एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको पॉइंट मिस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, पॉइंट टू द पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि आपको रेगुलेशन से कोई भी नंबर आपका छूटेगा। तो वीडियो में लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है माइंड स्प्रेडिंग, और ये माइंड स्प्रेडिंग का ये 5वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का डिफिनेशन के बारे में। तो कल तक हम डिस्कस किए थे ओवरमैन के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परमिटेड एक्सप्लोसिव की। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव, तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या है। परमिटेड एक्सप्लोसिव तो permitted explosive means an explosive manufactured by such firm and such types as the chief inspector may from time to time specify by general और special order। तो ये है परमिटेड एक्सप्लोसिव का डिफिनेशन। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या है। परमिटेड एक्सप्लोसिव मीन्स एन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर बाय सच फिल्म एंड सच टाइप, यानी कि एक एक्सप्लोसिव जिसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सच फिल्म, इस बनावट से और इस तरह से उसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जैसा कि चीफ इंस्पेक्टर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर दे के स्पेसिफाई करते हैं। तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए ऑर्डर के अनुसार जिस एक्सप्लोसिव को बनाया जा रहा है उस एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। परमिटेड एक्सप्लोसिव एक ऐसा एक्सप्लोसिव है, देखिए ओपन कास्ट माइंस में कोई भी एक्सप्लोसिव को यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई भी एक्सप्लोसिव को हम ओपन कास्ट माइंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में हम सिर्फ परमिटेड एक्सप्लोसिव का ही यूज करते हैं। इसलिए परमिटेड एक्सप्लोसिव यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। तो अंडरग्राउंड जो भी माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस में जब भी कोयले में ब्लास्टिंग करना है तो परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज किया जा रहा है। परमिटेड एक्सप्लोसिव P1 से लेकर P5 तक परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है, जिसको आप बुक में पढ़ेंगे या तो फिर इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आगे का वीडियो में आप देखेंगे। तो ये है परमिटेड एक्सप्लोसिव का डिफिनेशन। परमिटेड एक्सप्लोसिव एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको स्पेसिफाई करता है चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर देके, कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए ऑर्डर के द्वारा अगर उसी बनावट का कोई एक्सप्लोसिव बनाया गया है या उसी तरह का कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाए तो इस एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन का मतलब हो गया कि पाइपलाइन से मीन्स ए पाइपलाइन लेड और बीइंग यूज इन द माइंस फॉर द पर्पज ऑफ पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, सैंड स्टॉर्मिंग, फिनिंग materials other than the sandstorming, nitrogen flushing, or for any other purpose including the extraction of the coal mine methane, abandoned mine methane and other एसोसिएटेड पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन का डिफिनेशन हो गया। पाइपलाइन का डिफिनेशन को हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि पाइपलाइन क्या है। तो देखते हैं पाइपलाइन क्या है।
तो पाइपलाइन का मीन्स हो गया कि पाइपलाइंस लेड जिसको बिछाया जा रहा है, और बीइंग यूज जिसको यूज किया जा रहा है इन ए माइंस, एक माइंस में एक ऐसा पाइपलाइन जिसको बिछाया गया है या जिसका यूज किया जा रहा है माइंस में, फॉर द पर्पज़ किस काम के लिए, पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए, यानी कि खान से वाटर, माइन से वाटर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, पंपिंग के लिए, और सप्लाई ऑफ वाटर या तो फिर पानी को सप्लाई करने के लिए। तो पंपिंग करने के लिए या वाटर को सप्लाई करने के लिए जिस पाइपलाइन को बिछाया गया है उसको हम पाइपलाइन कहेंगे। इसके अलावा पाइपलाइन और क्या क्या है देखेंगे। इसके अलावा पाइपलाइन है सैंड स्टॉविंग और फिनिंग मटेरियल्स अदर देन द सैंड स्टॉविंग। तो वैसा पाइपलाइन जिसको बिछाया गया है सैंड स्टॉविंग के लिए। सैंड स्टॉविंग क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में पूरी तरह से कोयला निकालने के बाद उस माइंस को सैंड यानी बालू से पूरी तरह से भर दिया जाता है। तो बालू भरने के लिए जो पाइपलाइन बिछाया गया है स्टॉविंग का पाइपलाइन, उसको भी पाइपलाइन हम कहेंगे। नाइट्रोजन फ्लशिंग का मतलब हो गया कि अंडरग्राउंड माइन जिसमें फायर हो गया या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, तो या आग लगा हुआ माइंस है, आग लगा हुआ सेक्शन है, उसमें नाइट्रोजन गैस को ऊपर से बोर होल करके फ्लश किया जाता है नीचे नीचे उसको फ्लशिंग किया जाता है ताकि आग जो है वो बुझ जाए या उसका प्रभाव कम हो जाए। तो नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए भी जो पाइपलाइन बिछा हुआ है उसको भी हम पाइपलाइन कहेंगे। और फॉर एनी अदर पर्पज़, और किसी पर्पज़ के लिए पाइपलाइन बिछाया गया है, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइन मीथेन, यानी कि CMM को अगर निकालने के लिए भी अगर पाइपलाइन बिछाया गया है तो उसको भी हम पाइपलाइन ही कहेंगे। और एबंडेंट माइन मीथेन, अगर एबंडेंट माइन मीथेन AMM को अगर निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया है तो उसको भी हम पाइपलाइन में ही काउंट करेंगे। एंड अदर एसोसिएटेड पर्पज़ और अदर एसोसिएटेड पाइपलाइन, और इसके अलावा और कुछ एसोसिएटेड इससे जुड़ा हुआ और कोई पाइपलाइन जो बिछाया गया है माइंस में तो उसको भी हम पाइपलाइन कहेंगे। तो ये हुआ पाइपलाइन का फुल डिस्क्रिप्शन। तो पाइपलाइन क्या क्या है एक बार शॉर्ट में देखेंगे। पाइपलाइन वैसा पाइपलाइन है जिसका यूज़ किया जा रहा है वाटर को पंप करने के लिए, वाटर को सप्लाई करने के लिए, सैंड स्टोरिंग के लिए, या फिलिंग मटेरियल को अंडरग्राउंड में सप्लाई करने के लिए, नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइन मीथेन को निकालने के लिए, एबंडेंट माइन मीथेन को निकालने के लिए। तो ये सब पर्पज़ के लिए अगर जो पाइपलाइन या इससे जुड़ा हुआ कोई और काम के लिए जो अगर पाइपलाइन बिछाया गया है तो उसको हम पाइपलाइन कहेंगे। तो ये हुआ पाइपलाइन का डिफिनेशन। अगर क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर के कि इनमें से कौन सा कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अनुसार पाइपलाइन है, अगर लिख देगा कि फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर इन रेसिडेंस एरिया में वाटर को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया तो क्या उसको पाइपलाइन कहेंगे। तो इसमें से एक ये ऑप्शन दे देगा, या तो फिर लिख देगा फॉर द पंपिंग ऑफ वाटर इन द माइंस, फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर इन द माइंस, फॉर द सप्लाई ऑफ फिनिंग मटेरियल इन द माइंस। तो इनमें से कौन सा पाइपलाइन नहीं है, तो इसमें से आपको चुन के मानना होगा। तो एक एक पॉइंट को यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम पॉइंट टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफिसर क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर मीन्स ए सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर, एक सीनियर मोस्ट माइंस ऑफिसर इन माइनिंग डिसिप्लिन और एनी ऑन द ड्यूटी इन द माइंस। तो कह रहा है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिसर होगा ड्यूटी में, वही होगा ड्यूटी में अगर मौजूद जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वही प्रिंसिपल ऑफिसर उस समय माना जाएगा। मान लीजिए कि खदान में कोई दुर्घटना हो गई या खदान में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई अति हो गया, तो कहेगा कि प्रिंसिपल ऑफिसर कौन था। वहाँ पर मान लीजिए कि अगर माइनिंग डिसिप्लिन का ही बोल रहा है, माइनिंग डिसिप्लिन का ही ऑफिसर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि वहाँ पर सिविल का सुपरवाइज़र रहेगा,
मैकेनिकल का इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रहेगा, और माइनिंग का अगर माइनिंग सरदार ही रहेगा, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफिसर माइनिंग सरदार को माना जाएगा, क्योंकि वो माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जो उस समय ड्यूटी पर मौजूद है। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफिसर का डिफिनीसन। अब आगे देखते हैं, आगे है पब्लिक रोड। पब्लिक रोड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पब्लिक रोड मीन्स ए रोड मेंटेन फॉर द पब्लिक यूज एंड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो पब्लिक रोड का मतलब क्या हो गया कि पब्लिक रोड मीन्स वैसा रोड जिसको मेंटेन किया जा रहा है फॉर द पब्लिक यूज, जिसको पब्लिक का यूज के लिए मेंटेन किया जा रहा है। उसमें हॉर्न रोड वो नहीं है, उसमें बड़ा बड़ा जो ओपन कास्ट का जो गाड़ी है वो नहीं चला सकते, वो पब्लिक रोड है। ये पब्लिक के यूज के लिए, पब्लिक के लिए मेंटेन किया गया है। और अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और जो किसके अंडर होता है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर होता है या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर हो गया। मान लीजिए कि कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के अंदर होता है। कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो देखते ही होंगे कि बहुत सारा दिस रोज इज मेंटेन बाय द PWD, यानी कि PWD के द्वारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा वो उस रोड को मेंटेन रखा जा रहा है। तो वैसा रोड जो पब्लिक के यूज के लिए होता है और जो किसके जुडिक्शन में होता है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी के। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि पब्लिक रोड किसके अथॉरिटी में होता है, लिख देगा कि माइंस अथॉरिटी के अंदर होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर होगा, एथिक अथॉरिटी। तो ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो ये रहा पब्लिक रोड के बारे में। चलिए आगे के देखते हैं। क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर, तो क्वार्टर मीन्स ए पीरियड ऑफ 3 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। तो ये था डिफिनेशन क्वार्टर का। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर का मतलब हो गया एक पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का पीरियड। 3 मंथ का पीरियड जो होता है उसको हम क्वार्टर कहेंगे, जो 3 महीने का जो पीरियड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक क्वार्टर कहेंगे। तो इस तरह कहेगा कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो गए, 1 साल में कितने क्वार्टर हो गए, तो 1 साल में 4 क्वार्टर हो गए। तो 3 मंथ का जो पीरियड हो गया उसको क्वार्टर कहेंगे। जो एंड कब होता है, अब हम, क्योंकि ये एंड होता है 30, तो ये एंड होता है कब? ये एंड होता है 31 मार्च, 31 मार्च को, ठीक है, 30 जून, 30 जून को, 30 सितंबर, 30 सितंबर को, या 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को। ये सब उसका एंडिंग डेट है क्वार्टर का। तो क्वार्टर तो समझ लीजिए बेसिकली कि मेन क्वार्टर क्या है। क्वार्टर एक पीरियड है 3 मंथ, यानी 3 महीना का जो पीरियड होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। अब हम जनवरी से काउंट करते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि पहला क्वार्टर जो एंड करेगा 3 महीना में, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का जो लास्ट डेट होगा उसी दिन एंड करेगा, यानी कि 31 मार्च। ऐसे याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जो ये 3 महीना का पीरियड ये एंड कर रहा है जून में, लास्ट जून में एंड कर रहा है। तो 30 जून, फिर उसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर में एंड कर रहा है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को एंड कर रहा है। तो ये हुआ क्वार्टर का एंडिंग पीरियड। यानी क्वार्टर कितने दिन का होता है, कितने मंथ का होता है? क्वार्टर 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का जो पीरियड होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। चलिए आगे का डिफिनेशन देखते हैं। आगे का डिफिनेशन है कि रेलवे। रेलवे क्या होता है? रेलवे, रेलवे मीन्स ए रेलवे एज डिफाइंड इन द रेलवे एक्ट 1989। तो रेलवे का मतलब हो गया कि वैसा रेलवे जिसको डिफाइन किया गया है रेलवे एक्ट 1989 में, 1989। रेलवे एक्ट 1989 1989 में जिसको रेलवे डिसाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसी को कोल माइन रेगुलेशन भी रेलवे मानता है। तो ये हुआ रेलवे का। अब आगे देखते हैं।
रीजनल इंस्पेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हर जगह रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो समझ लेते हैं कि रीजनल इंस्पेक्टर क्या होता है। तो रीजनल इंस्पेक्टर मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। तो रीजनल इंस्पेक्टर का क्या मतलब हुआ? एक इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस हैविंग द जुडिक्शन ओवर द जियोग्राफिकल एरिया इन विच द माइंस इज सिचुएटेड। और जिसका क्या होगा? जुडिक्शन होगा, जिसका अधिकार उस जियोग्राफिकल एरिया पर होगा जिस एरिया पर माइन सिचुएटेड है। तो अगर किसी एरिया पर माइन सिचुएटेड, किसी जियोग्राफिकल, इसको एक जियोग्राफिकल एरिया का इसको जुडिक्शन दिया जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को। नाम से ही क्लियर है। रीजनल का मतलब होता है कि स्थान, यानी कि किसी स्थान का स्थानीय इंस्पेक्टर। तो ये क्या होगा कि वैसा इंस्पेक्टर जिसके पास जुडिक्शन होगा उस ओवर ए जियोग्राफिकल एरिया इन विच द माइन इज सिचुएटेड। तो वैसा जियोग्राफिकल एरिया पर उसका जुडिक्शन होगा जिस पर माइन सिचुएटेड। मानिए कि एक जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारा माइंस होता है, तो इन सारे माइंस का रीजनल इंस्पेक्टर एक होगा। तो ये हो गया रीजनल इंस्पेक्टर। तो आगे पढ़ते हैं। एंड ओवर विच ही एक्सरसाइज हिज पावर अंडर द एक्ट, और जिसके ऊपर वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक जियोग्राफिकल एरिया का इंस्पेक्टर होता है रीजनल इंस्पेक्टर, यानी कि एक किसी क्षेत्र का इंस्पेक्टर होता है रीजनल इंस्पेक्टर। अब उसी क्षेत्र में माइंस पड़ गया तो उसका इंस्पेक्टर क्या हो गया? रीजनल इंस्पेक्टर हो गया। अब उस क्षेत्र में बहुत सारा माइंस है तो उस बहुत सारे माइंस का रीजनल इंस्पेक्टर सब सेम हो गया। रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा? इस क्षेत्र में पड़ने वाले जितना भी माइंस है सब पर वो अपना पावर को इस्तेमाल कर सकता है, बस इसी क्षेत्र के अंदर। तो ये हुआ रीजनल इंस्पेक्टर के बारे में। आगे देखते हैं रिवर क्या होता है? रिवर मीन्स एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरेनियल and include its bank extending up to the highest known flood level। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है। रिवर क्या है? अब शुरू से देखते हैं। तो रिवर का मतलब हो गया एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर, कोई भी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर का करेंट, पानी का बहाव। वेदर चाहे वो सीजनल हो या परमानेंट हो या सीजनल हो, किसी उसमें बरसात में पानी बहता है या तो फिर परमानेंट 12 महीना पानी उसमें बहता है, 12 महीना उसमें पानी बहता है। तो चाहे वो सीजनल हो या तो फिर परमानेंट हो, ठीक है। एंड इंक्लूड, और इसमें क्या इंक्लूड है रिवर में? इट्स बैंक। अगर रिवर है, नदी पतला है, गर्मी के दिन में नदी पतला हो जाता है, ठीक है, तो कहेंगे कि क्या यही नदी है? इसके सामने हम घर बना देंगे, बोलेंगे कि नहीं नदी तो, या इसके सामने हम माइंस चला देंगे और कहेंगे कि नहीं नदी तो ये है, ये नदी ये थोड़ी ना है, ये तो उसका सूखा हुआ क्षेत्र है। तो नहीं, इसमें इंक्लूड है इसका बैंक्स, रिवर का बैंक्स भी इसमें इंक्लूड है। जितना दूर इसका किनारा है वो उसका किनारा भी रिवर में इंक्लूड है। उसके बाद एक्सटेंडिंग, ये बैंक्स कहाँ तक एक्सटेंड होगा? ये जो रिवर का जो बैंक्स होगा वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा? एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल। जो हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल क्या होता है? हाईएस्ट फ्लोड लेवल HFL। हाईएस्ट फ्लोड लेवल क्या होता है? HFL, यानी कि उस नदी का हिस्ट्री में, मान लीजिए कि कोई नदी है, इस नदी का हिस्ट्री में किसी भी एक दिन जो पानी जो सबसे उच्चतम स्तर पर जो गया था, यही उसका हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल हो गया। तो हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल क्या होता है कि हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल तक पानी हमेशा नहीं जाता है, कभी हिस्ट्री में एक दिन पानी गया होगा, वो हो गया उसका हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल। तो इसका हाईएस्ट नाउन फ्लोड लेवल तक इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये रिवर है, ये रिवर का एरिया है। यहाँ पर हम ना ही कोई वर्किंग चला सकते हैं ना ही कोई अथी कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम पढ़िएगा कि कोई भी वाटर बॉडी के 60 मीटर के अंदर हम कोई भी वर्किंग को नहीं चला सकते।
अब अगर रिवर का डिफिनेशन अगर पूरा क्लियर नहीं रहेगा तो कह देगा कि पतला सा रिवर नदी जा रहा है, हाँ यहाँ से ये काउंट कर देगा कि हाँ यहाँ तो 60 मीटर है, नहीं यहाँ से नहीं 60 मीटर को काउंट करना है, 60 मीटर उसका HFN हाईएस्ट नाउन फ्लोट लेवल से काउंट करना है। तो ये हुआ रिवर का डिफिनेशन। तो रिवर का डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, कोई भी झरना हो सकता है, या पानी का कोई भी बहाव जो सीजनल हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, परमेनियंट हो सकता है। और इसमें क्या है, इसका बैंक्स है, कहाँ तक बैंक्स, हाईएस्ट नाउन फ्लोट लेवल तक, जो सबसे उच्चतम बाढ़ की सीमा तक। तो ये हुआ रिवर। अब रिवर के बाद देखते हैं रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क मीन combination of likelihood of a specific unwanted event and its potential consequence। तो ये हो गया रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब हो गया एक कम्बिनेशन ऑफ लाइकहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, अनवांटेड अनचाहा घटना जिसको आदमी चाहता नहीं है वैसा घटना, एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये हो गया रिस्क। रिस्क के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क के बाद हो गया रोडवे। रोडवे क्या है? रोडवे, तो रोडवे क्या हो गया? रोडवे मीन्स एनी पार्ट ऑफ ए पासेज और गैलरी, कोई भी पार्ट किसी पासेज का, किसी रास्ता का या किसी गैलरी का, गैलरी बिलो ग्राउंड, विच इज मेंटेन इन कनेक्शन विथ द वर्किंग ऑफ द माइंस। तो जिसको मेंटेन किया गया है माइंस में वर्किंग यानी कि काम करने के लिए, यानी कि वर्किंग तक जाने के लिए रास्ता, वर्किंग तक जाने के लिए जो रास्ता हो गया वही रोडवे कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या है रोडवे में। रोडवे मीन्स एनी पासेज, कोई भी पासेज, कोई भी रास्ता या कोई भी गैलरी, ठीक है, कोई भी पासेज या कोई भी गैलरी अंडरग्राउंड में, ठीक है, विच इज मेंटेन, जिसको मेंटेन करके रखा गया है इन कनेक्शन विथ द वर्किंग ऑफ द माइंस, माइंस में वर्किंग, माइंस का जो वर्किंग है वहाँ तक जाने के लिए कोई भी पासेज या गैलरी जिसको मेंटेन करके रखा गया है उसी को हम क्या कहेंगे? रोडवे कहेंगे। मान लीजिए कि ये माइंस का वर्किंग है, यहाँ फेस चल रहा है, यहाँ फेस चल रहा है, यहाँ फेस चल रहा है, इधर बेंड चल रहा है या टैब गाड़ी चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो इस तक पहुंचने के लिए, वो इस वर्किंग तक पहुंचने के लिए जिस पासेज को या जिस रास्ते को मेंटेन करके रखा गया है उसी रास्ते को हम क्या कहेंगे? रोडवे कहेंगे। तो ये हो गया रोडवे का डिफिनीसन। तो अब आगे देखते हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या हो गया? शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रेगुलेशन। तो ऐसा शेड्यूल जो इस रेगुलेशन के अनुसार बताया गया है वो शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल में बहुत कुछ जानने का नहीं है। चलिए आगे शेड्यूल आगे पता चलेगा क्या है। अब आगे चलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट ये अंडरग्राउंड माइंस से रिलेटेड शाफ्ट है। अंडरग्राउंड माइंस में जाने का जो ओपनिंग होता है उसी को शाफ्ट कहते हैं। तो देखते हैं शाफ्ट का डिफिनेशन क्या बताया गया है। शाफ्ट मीन्स ए वे और ओपनिंग leading from the surface to the working below ground or from one part of the working below ground to the another, in which the cage or other means of the conveyance can travel freely suspended with or without the use of guides। तो ये हो गया शाफ्ट का डिफिनेशन। अब शाफ्ट का एक एक करके एनालाइज करेंगे कि शाफ्ट क्या है। तो शाफ्ट का मतलब हो गया कि मीन्स ए वे और ओपनिंग, कोई भी रास्ता या ओपनिंग जो कहाँ होगा? लीडिंग फ्रॉम सरफेस टू द वर्किंग बिलो ग्राउंड, जो क्या होगा? जो सरफेस से लेकर वर्किंग बिलो ग्राउंड, जो सरफेस से लेकर वर्किंग बिलो ग्राउंड तक जाने का जो वे होगा, रास्ता होगा या ओपनिंग होगा, जो सरफेस से अंडरग्राउंड तक जाने का जो ओपनिंग होगा। ये पहला हो गया शाफ्ट का कि सरफेस से अंडरग्राउंड तक जाने का लिए जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, जो ये सरफेस से अंडरग्राउंड तक जाने का ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहेंगे? शाफ्ट कहेंगे। इसके बाद और क्या शाफ्ट है? ये देखिए, ये तो शाफ्ट है। और फ्रॉम वन
पार्ट ऑफ द वर्किंग विंडो ग्राउंड टू अनदर। और अगर अंडरग्राउंड वर्किंग में एक वर्किंग, मान लीजिए कि एक वर्किंग यहाँ चल रहा है अंडरग्राउंड में, यहाँ पर हम शाफ्ट से यहाँ पर हम उतरे, और मान लीजिए कि एक और वर्किंग इसके नीचे से वाला सिम में चल रहा है, तो यहाँ पर उतरने के लिए एक और शाफ्ट जो बनाया गया है, तो इसको भी हम शाफ्ट में काउंट करेंगे। तो सरफेस से अंडरग्राउंड तक आने का, या तो फिर एक अंडरग्राउंड सेक्शन से दूसरे दूसरा अंडरग्राउंड वर्किंग में जाने का जो रास्ता है, उसको भी हम शाफ्ट कहेंगे। तो ये हुआ शाफ्ट। उसके बाद इन विच द केज और अदर मीन्स ऑफ द कन्वेयंस कैन ट्रैवल फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, जिसमें केज या कोई और मीन्स ऑफ द कन्वेयंस, केज हो सकता है और कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, तो उसको सस्पेंड करके, यानी कि उसको लटका के रखा जाता है, फ्रीली सस्पेंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ गाइड, जिसमें गाइड लगा हो या नहीं लगा हो। छोटा छोटा जो शाफ्ट होता है, छोटा अंडरग्राउंड वर्किंग होता है, कम गहराई में जो वर्किंग होता है, उसमें गाइड का यूज नहीं किया जाता है। गाइड क्या होता है, 4 रॉप होता है साइड में शाफ्ट के, केज के साइड में, जिसपे जो कि गाइड करता है केज को कि हिलने डुलने उसको नहीं देता है। ये केज है तो इसके साइड में जो रॉफ होता है इसको गाइड कहते हैं, इसके साइड में जो रॉफ होता है इसको गाइड कहते हैं। ये केज को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता है, तो ये है गाइड। तो अगर वर्किंग अगर बहुत ही कम गहराई में है, मान लीजिए कि ये सरफेस है और सरफेस से बहुत ही कम गहराई में अगर वर्किंग है, तो वहाँ पर केज, वहाँ पर गाइड लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसा, तो अगर गाइड लगा हो तो भी वो शाफ्ट है, और गाइड अगर नहीं लगा है तो भी वो शाफ्ट है। तो शाफ्ट का डिफिनेशन हम देख लिए, एक बार फिर से सारा पॉइंट को पढ़ेंगे। तो शाफ्ट क्या है, एक ओपनिंग है या रास्ता है, एक ओपनिंग है या रास्ता है फ्रॉम सरफेस से अंडरग्राउंड जाने के लिए, सरफेस से अंडरग्राउंड में जाने के लिए, या तो फिर एक पार्ट अंडरग्राउंड का एक भाग से दूसरा भाग अंडरग्राउंड का दूसरा भाग में जाने का जो रास्ता है उसको भी हम शाफ्ट कहेंगे। तो सरफेस से अंडरग्राउंड जाना है या अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड जाना है, तो उसके लिए जो रास्ता या ओपनिंग बनाया गया उसको हम शाफ्ट कहेंगे। इसमें क्या होगा, केज को लटकाया जाता है फ्रीली, ठीक है। अगर गाइड का यूज किया गया तो भी वो शाफ्ट है, और गाइड का यूज नहीं किया गया है तो भी वो शाफ्ट है। तो ये हुआ शाफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर क्या होता है? शॉर्ट फायरर मीन्स ए पर्सन सो अपॉइंटेड अंडर द रेगुलेशन 190, 190 में जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसी पर्सन को हम शॉर्ट फायरर कहेंगे। यानी कि शॉर्ट फायरर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के अनुसार होता है, 190 यानी 190 के अनुसार शॉर्ट फायरर का अपॉइंटमेंट होता है। तो ये इसका एक पॉइंट है। अब देखते हैं कि सॉकेट। सॉकेट क्या है? सॉकेट होता है ब्लास्टिंग से संबंधित है। अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में अगर ब्लास्टिंग करने के बाद अगर हॉल रह जाता है तो उसको सॉकेट कहते हैं। चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है सॉकेट का। सॉकेट मीन्स ए शॉर्ट हॉल और ब्लास्ट हॉल और पार्ट देयर ऑफ। एक शॉर्ट हॉल या तो फिर एक ब्लास्ट हॉल या उसका कोई भाग, आधा छूटा हुआ भाग, रिमाइनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज, जो कि बच जाता है आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड एंड विच इज नॉट नाउन ए टू बी ए मिस फायर, और जिसको हम मिस फायर नहीं कह सकते। मिस फायर रहेगा तो फिर उसको सॉकेट नहीं कहेंगे। मिस फायर में बारूद रहता है। मिस फायर हॉल जो होता है वो उसमें बारूद होता है, लेकिन सॉकेट वाला हॉल में बारूद फूट जाता है लेकिन हॉल छूट जाता है। तो बढ़िया से अगर स्टेमिंग नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि ये फेस है और फेस में मान लीजिए ये हॉल लगा हुआ है, ये हॉल लगा हुआ है फेस में, और इसमें अगर बारूद को घुसाया जा रहा है, बारूद इसमें घुसा के उसमें जो स्टेमिंग मटेरियल है उसको स्टेमिंग किया गया। अगर स्टेमिंग अगर बढ़िया नहीं होता है, पूरा लंबाई तक स्टेमिंग नहीं होता है, या तो फिर स्टेमिंग को बढ़िया फोर्स से स्टेमिंग नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि ये जो बारूद है, ये बारूद क्या होता है, फूट के बाहर निकल जाता है और कोयला पूरा नहीं टूटता है। कोयला मान लीजिए कि इतने ही दूर तक कोयला टूटा और इतना दूर तक का कोयला गिर गया, और इतना का हॉल क्या हुआ, ये हॉल अंदर में ही रह गया। तो ये जो हॉल अंदर में छोटा सा छूट के रह गया, इसी हॉल को हम क्या कहेंगे, सॉकेट। इसी हॉल को सॉकेट कहा जाता है।
तो सॉकेट होल में क्या होता है कि बारूद नहीं होता है। तो सॉकेट कैसा होल है? सॉकेट एक ऐसा होल है जो होल, शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल, और उसका पार्ट जो रिमाइनिंग यानी कि जो बच जाता है आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव से चार्ज करने के बाद और ब्लास्ट करने के बाद जो होल छूट जाता है उसको हम सॉकेट कहेंगे, और विच इज़ नॉट ए नाउन टू बी ए मिस फायर होल, उसको मिस फायर होल नहीं कहेंगे। सॉकेट होल को इसी तरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन मिस फायर होल को प्रॉपर डील किया जाता है मिस फायर होल को, लेकिन सॉकेट होल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें बारूद नहीं है, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन मिस फायर होल में बारूद होता है, उसमें दोबारा जब मशीन चलेगा होल लगाने के लिए, तो मान लीजिए कि मशीन का जो ड्रिल बीट है, अगर मान लीजिए वो अगर सट गया फिर से मिस फायर होल में, तो वो ब्लास्ट हो सकता है, तो उसको बढ़िया तरह से डील कर लिया जाता है मिस फायर होल से। लेकिन सॉकेट होल को डील करने का ज़रूरत नहीं है। माइंस में मैनेजर या पिट मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जो भी है या और ओवरमैन, ये माइनिंग सरदार पर बहुत ही फोर्स डालते हैं कि सॉकेट नहीं छूटना चाहिए। सॉकेट का मतलब वो है कि पुअर स्टेमिंग, कि आप स्टेमिंग बढ़िया से नहीं किए हैं। और बहुत सारा कारण होता है, लेकिन मैनेजर और सीनियर ऑफिसर ये नहीं कहेगा शॉट फायर को सिर्फ ये ब्लेम किया जाता है कि आपने स्टेमिंग बढ़िया से नहीं करवाया है, जिसके कारण सॉकेट छूटा हुआ है। सॉकेट का बहुत सारा कारण है। अगर मान लीजिए कि हॉल का जितना जितना डिस्टेंस में होल होना चाहिए उससे भी अगर दूर दूर डिस्टेंस में होल लगेगा, तो बारूद का कैपेसिटी के अनुसार उतना तो कोई ना तो तोड़ ही नहीं पाएगा, तो उसमें भी सॉकेट छूट जाएगा। हॉल अगर गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है तो भी सॉकेट बन जाएगा। बारूद अगर कम मात्रा में दिया गया है तो भी सॉकेट बन जाएगा। तो ये सारा बहुत सारे फैक्टर है सॉकेट बनने का, लेकिन अधिकतर जो सॉकेट होता है वो पुअर स्टेमिंग के कारण ही माना जाता है। तो सॉकेट एक ऐसा होल है जिसमें बारूद पूरा फूट जाता है, लेकिन होल क्या है पूरी तरह से छूट जाता है या होल का कोई भाग छूट जाता है। तो ये हो गया सॉकेट। अब आगे पढ़ेंगे सप्लायर के बारे में। तो देखिए हम सप्लायर के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ये नया नया टर्मिनोलॉजी जो ऐड किया गया है कोल माइन रेगुलेशन 2017 में। तो इसमें हम पढ़े थे कॉन्ट्रैक्टर क्या है, फिर हम पढ़े थे मैन्युफैक्चर क्या है, डिजाइनर क्या है। अब एक सप्लायर आ गया। एक सप्लायर क्योंकि सारा काम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रहा है, तो इसमें ये सब टर्म को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सप्लायर क्या है? सप्लायर मीन्स एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूट। तो ये सब सप्लायर में आ जाते हैं। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति सप्लायर हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे आदमी मिलके एक ग्रुप ऑफ कंपनी बना के सप्लायर का काम कर सकते हैं। कंपनी, कोई कंपनी है वो सप्लायर हो सकता है। इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट है वो सप्लायर हो सकता है, वो सप्लाई कर सकता है। तो ये सब सप्लायर हो सकते हैं। तो जिसका क्या काम है सप्लायर का? सप्लायर का काम है कि हु सप्लाई ए टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को सप्लाई करता है, मशीनरी को सप्लाई करेगा, प्लांट को सप्लाई करेगा, इक्विपमेंट को सप्लाई करेगा, एप्लीसियंस और सब्सटेंस को सप्लाई करेगा फॉर द यूज़ इन कोल माइंस। कोल माइंस में यूज़ होने के लिए जो ये सब चीज़ों को सप्लाई करता है उसको सप्लायर कहते हैं। तो क्या क्या सप्लाई करता है? टेक्नोलॉजी को सप्लाई कर सकता है, मशीनरी को सप्लाई कर सकता है, प्लांट को, इक्विपमेंट को और एप्लीसियंस को, सब्सटेंस को, जिसका यूज होगा कोल माइंस में। तो वैसा व्यक्ति या इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूट सप्लायर कहलाएगा। तो अब आते हैं टब, कि टब क्या है। टब क्या है? अंडरग्राउंड माइंस में भी होता है, ओपन कास्ट में भी होता है, लेकिन अंडरग्राउंड में ज़्यादा होता है। अंडरग्राउंड में तो देखिए टब क्या है। टब्स इंक्लूड ए वैगन। टब्स में वैगन, जो रेलवे वैगन है, ठीक है, कार, ट्रक और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स फॉर कन्वेइंग मटेरियल्स। तो वैसा वैगन, कार, ट्रक और कोई भी ऐसा व्हीकल जो किस पे रन करता है, ट्रैक में रन करेगा, जो कि ट्रैक में दौड़ेगा। जो ट्रैक में दौड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? उसको हम टब कहेंगे। तो टब किस पे दौड़ता है? ट्रैक में दौड़ता है। अगर कोई भी वैगन है, कोई भी कार है, कोई भी ट्रक है और कोई भी ऐसा व्हीकल है जो कि ट्रैक में दौड़ रहा है, जो, तो वो क्या है? वो टब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है?
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स सच पार्ट ऑफ ए माइंस बिलो ग्राउंड एज हैज़ एन independent intake airways commencing from main intake airway and an independent return airway terminating at a main return airway, and in the case of a mines, all the part thereof which is ventilated by natural means, the wall mines और पार्ट। ये उसका डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन रट के याद करके चले जाइएगा तो जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं क्या वो पॉइंट को आप सॉल्व कर पाइएगा। डेफिनेशन रट के याद करने से पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाता है, पॉइंट याद रहता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाय पॉइंट देखने से एक फ़ायदा ये है कि आपका एक भी नंबर छूटेगा भी नहीं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको डेफिनेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसका पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मीन्स सच पार्ट ऑफ ए माइंस, एक माइंस का ना बिलो ग्राउंड, एक अंडरग्राउंड माइंस का ऐसा भाग जिसका क्या है, एज एन इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे, जिसका एक इंडिपेंडेंट यानी कि एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो, यानी मेन इनटेक एयरवे से एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे वो लिया है। ठीक है, ये मेन इनटेक है, मेन इनटेक से वो जुड़ा हुआ उसका, यानी कि उसका इंडिपेंडेंट इनटेक हो। और क्या है, कमेंसिंग फ्रॉम द मेन इनटेक एयरवे, जो कि मेन इनटेक एयरवे से लिया गया हो, एंड एन इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे टर्मिनेटिंग एट द मेन रिटर्न एयरवे, और उसका एक इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे हो जो कि टर्मिनेट होता हो मेन रिटर्न एयरवे पे। ठीक है, तो अभी इसको हम पहले बढ़िया से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिस पे काम चल रहा है, एक इसका इनटेक है और ये उसका रिटर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बहुत सारा इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा है और इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा है ये हम बताते हैं। एक ये मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, एक मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, इस जगह के दो डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ये इनटेक है और ये रिटर्न है। ठीक है, मान लीजिए कि इस डिस्ट्रिक्ट से हवा ले रहा हो एक डिस्ट्रिक्ट, फिर ये हवा दूसरा डिस्ट्रिक्ट को देता हो, ये डिस्ट्रिक्ट 1 है और ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, और ये हवा वेंटिलेट होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट 2 में जाता हो और फिर डिस्ट्रिक्ट 2 से ये रिटर्न होता हो, तो ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है? नहीं है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट का इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे तो है, इंडिपेंडेंट इनटेक है, लेकिन इसका रिटर्न इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका रिटर्न क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट पे निर्भर है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया जाए, इस डिस्ट्रिक्ट को अथी कर दिया जाए, तो इसका रिटर्न नहीं है। तो उसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट का इंडिपेंडेंट रिटर्न तो है, लेकिन इसका इनटेक इंडिपेंडेंट है नहीं है, वो इनटेक के लिए इस डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर है। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट क्या है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाएगा। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कैसा डिस्ट्रिक्ट है वो बताते हैं। मान लीजिए ये एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है और ये एक ये एक इनटेक एयरवे है और एक रिटर्न एयरवे है। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है बीच में। ठीक है, इसका इनटेक यहाँ से लिया हो, ठीक है, और रिटर्न यहाँ दिया हो, यानी ये डिस्ट्रिक्ट का वेंटिलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं रखता है। इसका बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसका वेंटिलेशन का कोई मतलब नहीं है। इसका एक स्वतंत्र इनटेक है और स्वतंत्र रिटर्न है, यानी कि ये अगर इस डिस्ट्रिक्ट में हवा मेन इनटेक से जा रहा है और इसका जो हवा निकल रहा है वो मेन रिटर्न पे निकल रहा है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो उसी तरह अगर ये डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो इसका इंडिपेंडेंट इनटेक होना चाहिए और इसका इंडिपेंडेंट रिटर्न होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इनटेक जो कि मेन इनटेक से लिया गया हो और इंडिपेंडेंट रिटर्न जो कि मेन रिटर्न में जाके टर्मिनेट करे, तो ये हो गया वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट 2। तो इस तरह के ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके बाद क्या डेफिनेशन कहता है, देखिए, एंड इन द केस ऑफ ए माइंस, और एक माइंस और द पार्ट देयर ऑफ, और एक उसका कोई भाग, विच इज़ वेंटिलेट बाई नेचुरल मीन्स, अगर छोटा माइंस है,
ठीक है, कोई मैकेनिकल वेंटिलेटर नहीं है। अगर वो नेचुरल वेंटिलेशन से भी अगर डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेट हो रहा है तो वैसा पूरा माइंस को या उसके भाग को हम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। मान लीजिए छोटा माइंस है, मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाता है, या तो फिर कोई ऐसा माइंस है जहाँ बिजली कटने के बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो रहा है, तो वो क्या हो, नेचुरल मीन से वो वेंटिलेट हो रहा है। वो वेंटिलेशन किससे हो रहा है, नेचुरल प्राकृतिक तरीका से वो वेंटिलेशन हो रहा है। प्राकृतिक तरीका से वेंटिलेशन कैसे होता है, ये हम वेंटिलेशन का बुक है उसमें आप देखिएगा, पता चल जाएगा कि प्राकृतिक नेचुरल वेंटिलेशन कैसे सपोर्ट करता है माइंस को। तो वैसा माइंस जिसमें मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर नहीं लगा हो, और अगर नेचुरल मीन से अगर उसमें वेंटिलेशन हो रहा हो, तो वैसा नेचुरल मीन से वेंटिलेशन हो रहा है, तो वैसा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को भी हम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट आपने क्लियर समझ लिया। वैसा डिस्ट्रिक्ट जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो जो कि मेन इनटेक से लिया गया हो, और एक इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे हो जो कि मेन रिटर्न को पे छोड़ रहा हो, वैसा डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो इसके अलावा वैसा डिस्ट्रिक्ट जो क्या है, नेचुरल मीन से वेंटिलेट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। तो ये था वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। अब वर्किंग देखते हैं। वर्किंग क्या है, वर्किंग मीन्स एनी इक्वेशन मेड और बीइंग मेड इन द माइंस फॉर द सर्चिंग ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल। वर्किंग का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन जिसको बनाया जा रहा है या तो फिर बनाया गया है माइंस में सर्च करने के लिए या ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए कोयले को, अगर कोयला निकालने के लिए कोई वर्किंग बनाया गया है कोयला, तो वैसा वर्किंग को वर्किंग कहेंगे। तो कोयला निकालने का कोई भी जगह वर्किंग कहलाता है। वर्किंग प्लेस क्या है, वर्किंग प्लेस मीन्स ए प्लेस इन ए माइंस टू विच एनी पर्सन हैज़ नो फुल एक्सेस। वर्किंग प्लेस एक ऐसा प्लेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, उसमें कोई फेंसिंग लगा नहीं होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो वैसा प्लेस, कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि माइंस में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति घुस जाएगा, तो माइंस में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, वैसा जगह को वर्किंग प्लेस कहते हैं। ठीक है, जो कि फेंसिंग के द्वारा घिरा ना हो या तो फिर जो बंद ना हो। अगर कोई वेंटिलेशन से कोई वर्किंग प्लेस को अगर बंद कर दिया गया स्टॉपिंग देके, तो वो प्लेस वर्किंग प्लेस नहीं कहलाएगा। किसी प्लेस को अगर स्टॉपिंग से बंद कर दिया गया है तो वो वर्किंग प्लेस है नहीं। तो वैसा प्लेस जहाँ कोई भी आदमी आ जा सकता है, तो वैसा प्लेस को वर्किंग प्लेस कहेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद अब देखिए टू क्या कर रहा है नीचे, वर्ड एंड द एक्सप्रेशन यूज इन दिस रेगुलेशन एंड नॉट डिफाइन अंडर therein but the defined in the act shall have the meaning respectively assigned to under the act। चलिए हटाइए, ये कुछ वैसे जानकारी का टॉपिक नहीं है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 1 का रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 2 जो कि डेफिनेशन था, उसको हमने कंप्लीट पॉइंट टू द पॉइंट स्टडी किया। हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आपका एक भी पॉइंट इससे क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन